सो हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। भारत का भूगोल में फिर से आपका स्वागत है। इससे पहले हमने आपको गोंडवाना क्रम की चट्टाने के बारे में जो बताई थी बात, तो इंडियन ज्योग्राफी में, तो वो आई होप वो आपको समझ में आया होगा। उससे रिलेटेड कुछ टॉपिक जो छूट गया था, आप आज के इस वीडियो में आप कवर करोगे उसे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को पूरा लास्ट तक ध्यानपूर्वक देखें ताकि आपको अच्छे से प्रॉपर वे में समझ में आए। तो ये इंडियन ज्योग्राफी यानी भारत का भूगोल का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इसके बाद ये जो टॉपिक है कंप्लीट हो जाएगा। उसका चैप्टर 6 स्टार्ट होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल समझना, यहाँ पे देखो गोंडवाना क्रम की चट्टानें जो है, हम जानते हैं कि हर चीज़ एक दूसरे से रिलेटेड होता है, तो वो सब हमने आपको पहले वाले वीडियो में बता चुका है। तो विंध्यन क्रम की चट्टाने के बारे में बताया इससे पहले ऊपर, वो भी हमने आपको इससे पहले वाले जिन स्टूडेंट ने पहले वाले वीडियो नहीं देखा तो प्ले लिस्ट में जाके आप देख सकते हो इससे पहले वाला लेक्चर। तो गोंडवाना क्रम की चट्टाने जो है आज स्टार्ट करेंगे। उसमें आप ये पढ़ोगे कि जहाँ तक हमने बताया था आपको कि इस क्रम की चट्टानों का निर्माण जो है कार्बोनिफेरस यानी जुरेसिक युग के बीच हुआ था। क्लियर। जुरेसिक युग मतलब हो गया ये कि डायनासोर का युग, उसे जुरेसिक युग कहते हैं। तो क्लियर, ये चलिए आपको समझ में, हमने उस दिन भी बताया था, आज भी रिवाइज करवा देता हूँ। तो अब देखो, इन चट्टानों के निर्माण के समय जो है हिमयुग का आविर्भाव हुआ और हिम नदियों के कारण उच्च पर्वतीय भागों का अपरदन हुआ। अब देखो, इन चट्टानों के निर्माण के समय जब ये गोंडवाना क्रम की चट्टाने का जब निर्माण हो रहा था, तो उस समय जो है हिमयुग यानी कि बर्फ का युग आप कह सकते हो, ठंडा हिमयुग मतलब कि अत्यंत ठंडी वाला युग। तो उसका क्या हो रहा था, आविर्भाव हो रहा हुआ, और उस कारण से आविर्भाव होने के कारण हिम नदियों और जो हिम नदियों के कारण उच्च पर्वतीय भागों का अपरदन हुआ, और इस कारण जो उच्च पर्वतीय भागों का क्या हो गया, अपरदन होना शुरू हो गया, उन्हें ढहने लगा, अपरदन हुआ। एवं यहाँ पे देखो, एवं निक्षेप नदियों घाटियों का छिछले जल क्षेत्रों में एकत्र हुए, और यहाँ पे देखो छिछले जल क्षेत्रों में इससे क्या हुई, एकत्र हुए और उपजाऊ बन गई। इनमें प्राचीन काल के वृक्ष आदि पैदा हुए, और इनमें प्राचीन काल के वृक्ष आदि पैदा हुए। अब देखो, इसको दो तरह से आप समझ सकते हैं। एक कैसे, चलिए समझते हैं। अब देखो, हिमयुग का क्या हो रहा, ये हिमयुग का आविर्भाव हुआ, मतलब कि जब हिमयुग जब खत्म होने लगा, यानी कि एक तरह से समझ लो कि जब गर्मी बढ़ने लगा, आविर्भाव हुआ, तो उन हिम नदियों जो नदी था, नदी जमा हुआ था, नदी का पानी बर्फ से, तो उसका क्या, वो पिघलने लगा। पिघलने के बाद उसमें क्या हो गया, और पर्वतीय जो वहाँ पे ऊपर पर्वत के ऊपर भी जो गड्ढा सब था, और आप ऐसे कह सकते हैं वो ऊपर पर्वत के ऊपर में भी जहाँ पानी जम चुका था, जम के कठोर हो चुका था, बर्फ बन चुका था, वो जब पिघल कर क्या हो गया, उसका अपरदन हुआ, और निक्षेप नदियों घाटियों के छिछले, और निक्षेप उससे क्या हो गया, निक्षेप होने के कारण नदियों घाटियों और छिछले जल क्षेत्रों में एकत्र हुए और उपजाऊ बन गई, और इनमें प्राचीन काल के वृक्ष आदि पैदा हुए, और इनसे क्या हुआ, प्राचीन काल का वृक्ष आदि पैदा हुए। तो चलिए, यहाँ तक हमने आपको बताया। अब आगे देखो, गोंडवाना क्रम की चट्टाने के बारे में बात कर रहे हैं। गोंडवाना क्रम की चट्टान, और देखो यहाँ पे तो इसके बारे में हम जान रहे हैं। तो अब देखो यहाँ पे लास्ट थर्ड टॉपिक हम समझो, कार्बोनिफेरस युग में प्रायद्वीपीय भारत में कई दरारों का निर्माण हुआ। कार्बोनिफेरस युग में प्रायद्वीपीय भारत में कई दरारों का निर्माण हुआ, और इस युग में क्या, बहुत सारे दरारों का निर्माण हुआ, और इन दरारों में ये वनस्पतियाँ दब गई, और इन दरारों में क्या हो गया, बहुत सारे वन जो होते हैं, वनस्पतियाँ दब गई, और पृथ्वी के अंदर अत्यधिक ताप एवं दाब के कारण, और पृथ्वी के भीतर जो है अत्यधिक टेम्परेचर और जो उसका प्रेशर के कारण ये कोयले में परिवर्तित हुआ, और जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा, वनस्पति सब जो दब गए थे, तो उसके दबने के कारण पृथ्वी के अंदर अत्यधिक दाब और अत्यधिक ताप होने के कारण वो जो है वनस्पति कोयले में परिवर्तित हो गए, जो आजकल हम लोग निकालते हैं। क्लियर, एज इट इज़, यहाँ तक हमने आपको समझाई। अब देखो, भारत का 90% कोयला इन्हीं चट्टानों में पाया जाता है, और भारत का 90% कोयला इन्हीं चट्टानों में पाया जाता है। अगला लास्ट टॉपिक देखो। अब देखो, इनका विस्तार के बारे में समझते हैं। इनमें देखो कि इन चट्टान का विस्तार जो है महानदी घाटी, गोदावरी घाटी एवं कच्छ, काठियावाड़, यहाँ पर देखो कच्छ, काठियावाड़, पश्चिम राजस्थान, मद्रास यानी गुंटूर, कटक एवं राजमहेंद्री, विजयवाड़ा और यहाँ देखो तिरुचिरापल्ली,
तिरुचिरापल्ली और राम रामनाथपुरम, सोन घाटी एवं दामोदर घाटी एवं वर्गा घाटी आदि में है। तो इसका विस्तार यहाँ तक है। तो ये सब याद करने की चीज़ है, अब याद कर लेना। अब देखो दक्कन दक्कन ट्रेप समझते हैं। अब देखो ट्रेप क्या होता है, ट्रेप समझो। यहाँ पे हुआ क्या था बहुत पहले कि महाराष्ट्र के निकट जो है, अब यहाँ पे समझना वहाँ पे हुआ क्या कि एक बहुत बड़ा जो है, अब ये था अगर वहाँ पे विस्फोट हुआ, वहाँ पे जो विस्फोट होने के कारण जो है ज्वालामुखी विस्फोट, दरार से एक लावा निकला, लावा कंटिन्यूसली निकलते रहा। तो ये निकल के जो है दक्कन ट्रेप मतलब कि दक्षिण का प्लेट जो है तो वहाँ पे उस पे पड़ने लगा। प्लेट मतलब कि लगातार जब निकलने पे एक लेयर गिरा, फिर दूसरा लेयर, तीसरा लेयर, इस तरह से करते करते जब सूख गया, ये बहुत कठोर हो गया, उसी को हम ट्रेप कहते हैं, दक्कन ट्रेप। क्लियर? सॉरी, इसे दक्कन का पठार कहते हैं। क्या कहते हैं? दक्कन का पठार कहते हैं। और दक्षिणी भारत का जो पठार है, इस तरह से इसका विस्तार हुआ। तो अब देखो इसमें हम दक्कन का पठार को समझे। अब देखो दक्कन ट्रेप समझो। दक्कन का ट्रेप क्या होता है, यानी दक्षिण का ट्रेप क्या होता है, चलिए समझते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे समझना कि जो एक चीज़ समझना, दक्कन यहाँ पे दक्षिण पठार के बारे में, दक्कन पठार और दक्षिण ट्रेप। अब देखो इन दोनों में अंतर। यहाँ पे एक चीज़ समझना कि ये जो है दक्कन ट्रेप, ये मेसोजोइक युग में अंतिम काल है। ये जो है मेसोजोइक युग में अंतिम काल है। ये क्रिटेशियस काल में प्रायद्वीपीय भारत में ज्वालामुखी क्रिया प्रारंभ हुई। जैसे हमने बताया अभी, प्रायद्वीपीय भारत में ज्वालामुखी क्रिया प्रारंभ हुई और इस प्रकार दरारों के माध्यम से लावा के उद्गार के फलस्वरूप दक्कन ट्रेप चट्टान का निर्माण हुआ। और इससे क्या, दक्कन ट्रेप चट्टान का क्या हो गया, निर्माण हो गया। और लगातार ये मतलब समझ लो कि इसके घिसावट से काली मिट्टी बनी। अब देखो ये, और इसकी संरचना, यह संरचना जो है बेसाल्ट एवं डोलोमाइट से निर्मित है। और ये जो चट्टान है बेसाल्ट और डोलोमाइट से निर्मित है। अब देखो इन कठोर चट्टानों के विखंडन से काली मिट्टी यानी कि रेगुड़ मिट्टी का निर्माण हुई। जैसे कि हमने अभी आपको बताया कि जो इसके घिसावट से काली मिट्टी का निर्माण हुई, काली मिट्टी का निर्माण हुई। तो क्लियर एज इट इज, आपने समझी ये बात। अब देखो यहाँ तक हमने बताया आपको। आई होप गाइज ये आपको समझ में आ चुका होगा। अब इसका विस्तार समझो। विस्तार, ये चट्टानें जो है महाराष्ट्र के अधिकांश भाग, गुजरात, मध्य प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश के कुछ भागों में पाई जाती है। अब सबसे पहले होता है यहाँ पे देखो उत्तरी हिमालय पर, उत्तर का हिमालय पर्वतमाला। उसके बाद उससे जस्ट नीचे आते हैं तो मैदानी क्षेत्र आते हैं। तो मैदानी क्षेत्र के बाद आते हैं ये पठार वगैरह सब आते हैं। उसके बाद आते हैं मरुस्थल यानी मरुभूमि सब जो बच जाते हैं। ये सब आपको डिटेल में बताया जाएगा नक्शा वाला क्लासेस में। तो चलिए हमने यहाँ तक हमने आपको बताया। आई होप ये आपको समझ में आ चुका होगा। अब देखो टर्सरी क्रम की चट्टानें, लास्ट टॉपिक आपका टर्सरी क्रम की चट्टानें के बारे में समझो। इन चट्टानों का निर्माण जो है इओसिन युग से लेकर प्लायोसिन युग के बीच हुआ। इन देखो टर्सरी, देखो ये टर्शियरी क्रम की चट्टानें जो है, इन चट्टानों का निर्माण इओसिन युग से लेकर प्लायोसिन युग के बीच हुआ। और इसी काल में हिमालय श्रेणी का निर्माण भी हुआ। और इसी काल में क्या हुआ, हिमालय श्रेणी का निर्माण हुआ। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, MBBI हमने टिक कर दिया, इसको नोट कर लेना। हिमालय का निर्माण किस काल में हुआ था? हिमालय का निर्माण हुआ था, यहाँ पे देखो, इओसिन युग से लेकर प्लायोसिन युग के बीच हुआ था। और इसी काल में हिमालय श्रेणी का निर्माण भी हुआ। और देखो यहाँ पे भारत में इस क्रम की चट्टानें केवल तटीय क्षेत्रों में पाई जाती है। और भारत में इस क्रम की चट्टानें जो केवल तटीय क्षेत्रों में पाई जाती है। और भारत की हिमालय श्रेणी में भी इस क्रम की चट्टानें पाई जाती है। और भारत की हिमालय श्रेणी में भी, वो श्रेणी मतलब बहुत सारे पहाड़ में भी इस क्रम की चट्टानें पाई जाती है। इसको नोट डाउन कर लेना। चलिए हो गया, ये आपको हमने बताया। अब देखो, अब ये चैप्टर 5 आपका कंप्लीट हमने करा दिया। यहाँ तक का चैप्टर 5 था। अब चैप्टर 6 स्टार्ट होने वाला। हालांकि इंट्रोडक्शन में बस थोड़ा सा बता देता हूँ आज का टॉपिक, ताकि वीडियो लंबा ना हो। और इसका जो नेक्स्ट पार्ट आएगा यानी कि चैप्टर 6 भारत की प्राकृतिक वनस्पति, वो आपको कल के वीडियो में बताया जाएगा अच्छे से। अब यहाँ देखो, भारत में पाई जाने वाली वनस्पति को निम्नलिखित वर्गों में विभाजित किया गया है। कैसा, कौन कौन से विभाजित किया गया, चलिए समझते हैं। सबसे पहले उष्णकटिबंधीय सदाहरित वन, तो यानी कि उसे ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। अब देखो दूसरा, उष्णकटिबंधीय आर्द्र मानसूनी, इसे पर्णपाती वन भी कहते हैं, इसे पर्णपाती वन भी कहते हैं। तीसरा हो गया उष्णकटिबंधीय शुष्क मानसूनी, इसे हम
पर्णपाती वन भी कहते हैं इसे, पर्णपाती वन इन दोनों को भी कह सकते हैं। और मरुस्थलीय जैसे कि कंटीली झाड़ियाँ हो गया कांटा जैसा, और आर्द्र उपोष्ण पहाड़ी वन और ज्वारीय वनस्पति, यहाँ सब चीज़ आपको समझ में आ चुका होगा। अब देखो ट्रॉपिकल मोइस्ट डेसिडस फॉरेस्ट जो होता है, और यहाँ ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडस फॉरेस्ट होता है, ये सब आपको पढ़ना है इसके बारे में। ट्रॉपिकल थॉर्म फॉरेस्ट इसके बारे में भी पढ़ना है आपको। माउंटेन सब ट्रॉपिकल मॉइस्ट फॉरेस्ट के बारे में देखना है, और यहाँ ये सब चीज़ें आपको देखना है। मैनग्रोव्स के बारे में देखना है, ज्वारीय वनस्पति के बारे में देखना है। क्लियर, यहाँ तक एज आपको ये सब आपको बताया जाएगा कि कितने प्रकार के वनस्पति पाए जाते हैं। यानी भारत में पाए जाने वाली वनस्पतियों को निम्नलिखित वर्गों में किस तरह से विभाजित किया गया, इन सब वर्गों में विभाजित किया हो, ये सब आपको पढ़ना होगा। तो क्लियर, तो उष्णकटिबंधीय पहला आप पढ़ोगे उष्णकटिबंधीय सदाहरित वन, जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। तो ये आपको चलिए हमने बता देता हूँ मैं अभी आपको। तो जिसे हम कहते हैं ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। अब यहाँ पे समझो कि जलवायु दशाएं, जैसे कि यह वनस्पति उन क्षेत्रों में पाई जाती है, यह जो वन उन क्षेत्रों में पाई जाती है जहाँ वर्षा की मात्रा 200 cm वार्षिक वर्षा से अधिक एवं तापमान वर्ष भर ऊंचा रहता है। तापमान क्या होता है, वर्ष भर ऊंचा रहता है। इन क्षेत्रों की वायु आर्द्र एवं संतृप्त रहती है। इन क्षेत्रों में क्या होता है, वायु आर्द्र एवं संतृप्त रहती है। यहाँ तापमान 25 डिग्री से 27 डिग्री सेल्सियस के मध्य रहता है, और इन क्षेत्रों की आर्द्रता 75% के आसपास रहती है। क्लियर, जैसे हमारा बिहार जो है 150 से 200 cm तक यहाँ पे बारिश होती है। तो क्लियर, ये चीज़ जहाँ तक आपको समझ में आ गई बात। अब देखो विशेषताएं, अब इसकी उष्णकटिबंधीय सदाहरित जनी ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट के बारे में इसकी विशेषता समझो। इससे विशेषताएं क्या होती हैं। इन वनों के वृक्ष काफ़ी सघन एवं सदाहरित रहते हैं, और वृक्षों की ऊंचाई जो है 30 से 60 मीटर तक होती है, और वृक्ष की लकड़ी कठोर होती है। इसकी वृक्ष की लकड़ी कठोर होती है। लकड़ी के कठोर होने के कारण ये आर्थिक दृष्टि से अधिक महत्व के नहीं होते, और लकड़ी के कठोर होने के कारण आर्थिक दृष्टि से अधिक महत्व के नहीं होते। इन वृक्षों की लकड़ी का उपयोग जैसे कि जलावन के रूप में होता है। और अभी आप देखो, इन वृक्षों के लकड़ी के अधिक महत्व क्या होता है, इसका अधिक लकड़ी का उपयोग जलावन के रूप में किया जाता है। जैसे कि उस पर खाना बनाना हो गया, ठंडी के समय में आग तापना हो गया, ये सब वगैरह सब एग्जिटी जहाँ तक आपको समझ में आ चुका है। अब देखो यहाँ पे मुख्य वृक्ष या वनस्पति। अब इनमें से जो कुछ वृक्ष जो है ऐसा है जो कि मुख्य होता है, जो वृक्ष या वनस्पति, चलिए इनके बारे में जानते हैं। अब देखो इन वनों में महोगनी, यहाँ देखो इन वनों में महोगनी, आबनूस, जारुल, बांस, बेंत, सिनकोना, रबर, अब देखो आयरन वुड, रोजवुड, ताड़ आदि वृक्ष पाए जाते हैं। और ये सब वृक्ष बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इनसे बहुत सारी चीज़ बनते हैं। अब देखो ये वन मसालों के बागानों के लिए, ये वन मसालों के बागानों के लिए भी उपयोगी होते हैं। रबर एवं सिनकोना दक्षिणी सह्याद्री और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में मिलते हैं। ये कहाँ मिलते हैं, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में मिलते हैं। अंडमान निकोबार का 95% भाग इन्हीं वनों से ढका है। अंडमान निकोबार द्वीप भाग जो है इन्हीं वनों से ढका हुआ है। 95% भाग इन्हीं वनों से ढका हुआ। और उत्तरी सह्याद्री में इन वनों की जैसे 16 वन के नाम से जाना जाता है। इन्हें उत्तरी सह्याद्री में 16 वन के नाम से जाना जाता है। इसको नोट डाउन कर लेना। ये आई होप ये आपको समझ में आ चुका होगा। अब देखो वितरण, इसके वितरण के बारे में समझते हैं। वितरण में आप समझोगे उत्तर पूर्वी भारत पश्चिमी घाट पर्वत का पश्चिमी ढाल जैसे कि अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, सह्याद्री, पश्चिमी घाट जैसे कि शिलांग, पठार, लक्षद्वीप, अरुणाचल प्रदेश एवं नागालैंड इत्यादि, ये सब हो गया इसका वितरण। यहाँ से इसका वितरण होता है, यानी एक जगह दूसरी जगह इसका वितरण किया जाता है। क्लियर, एज इट इज जहाँ तक आपको समझ में आ चुका है। आज का टॉपिक हम यहीं कंप्लीट करते हैं, और इसका नेक्स्ट टॉपिक कल मैं आपको बताऊँगा। तो अगर ये आपको अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में जल्द से जल्द आए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद। और प्लीज़ लाइक भी करें।